क्वेश्चन है ये। अब नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, आज की कड़ी में आपके सामने क्लास है। क्लास में सारे वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एग्जामों में रिपीट हुए हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी से बनने वाले क्वेश्चन। तो ये वो तमाम क्वेश्चन है जो बेसिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। फिलहाल में आर्मी का एग्जाम, उस हिसाब से ये जबरदस्त क्लास है। चलो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अबे हाथ खड़े करे देंगे, बोलेगा नहीं। आज आज पूछ पूछ के बात करेंगे अपन। हाँ भाई, इतने लोग हैं, कुछ एक नहीं पता भाई। चलो भाई, आंसर दे दिया था, ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप भाई? अच्छा, अब क्वेश्चन ये तो हो गया, आपने बता दिया ग्रीनलैंड द्वीप है। अगर इसमें अधिकार पूछ लूं मैं भाई, इस ग्रीनलैंड द्वीप, अगर अपन थोड़ा मैप अगर देखा हो अपने, तो अपन ये एशिया कह लो, ठीक है भाई। एशिया के बाद में हाँ भाई, ये अपन यूरोप कह लो, ये अफ्रीका कह लो, और ये यहाँ उत्तरी अमेरिका, और ये सात महाद्वीप है। ये फिर अपन कहते हैं अंटार्कटिका, और यहाँ एक महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया। ये सात महाद्वीप है। तो यहाँ ये ग्रीनलैंड इस जगह है। किस जगह भाई? ये उत्तरी अमेरिका जब देखोगे तो इसके ऊपर एक द्वीप है यहाँ, जिसको अपन कहते हैं ग्रीनलैंड द्वीप। यस या नो? और ये सबसे बड़ा द्वीप है। ऑब्वियसली द्वीप महाद्वीप तो इसको कहा नहीं गया, तो फिर क्या बना भाई? ये द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। यस या नो? अच्छा, इस पे अधिकार किसका है? किसका भाई? बिल्कुल सही बात। तो ये याद रखना, यूरोप का एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है भाई? तो इस डेनमार्क का कब्जा है किस पे भाई? अधिकार किसने कर रखा है भाई? डेनमार्क ने कर रखा है। यस या नो? अगर ग्रीनलैंड द्वीप पे आप जाना है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? डेनमार्क से लेनी पड़ेगी। यस, तो ये था ग्रीनलैंड। अच्छा, ये मेडागास्कर किस महासागर में आता है भाई? मेडागास्कर द्वीप किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? पांच लोग खड़े कर रखे हाथ। आप सही बात है कि भाई, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा भाई? मेडागास्कर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हिंद महासागर, हम जानते हैं महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है कि नहीं है? ऐसे महासागरों में जो हिंद महासागर है, उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। ठीक है भाई। न्यू गिनी आपको पता है देश भी और द्वीप भी है। हाल ही में अगर आपको मालूम हो, हाँ, पापुआ गिनी। अरे न्यू गिनी द्वीप पर कौन सा देश है? पापुआ गिनी देश है ना भाई, जहां मोदी जी गए थे। यस या नो? बोलो। ठीक है, अगला देखो। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, हाथ खड़े करो। देखिए, दुनिया में मरुस्थलों की बात आए, जैसे अपन अपन मरुस्थल से परिचित राजस्थान है। राजस्थान में, अपने राजस्थान में मरुस्थल है कौन सा? थार का मरुस्थल। जैसलमेर बॉर्डर जाओगे, बाड़मेर जाओगे, बड़े बड़े टीले, जैसे पहाड़ है ना, ऐसे बड़े बड़े टीले साहब, मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल, हाँ सुरेंद्र। तारा मरुस्थल तो तारा भाई, सही बात है क्या? अच्छा, सुरेंद्र के बगल वाला सौरभ, आप बताओ ये सारा मरुस्थल है किस महाद्वीप में? हाँ भाई, अभी फिर वही बात है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, हाँ भाई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये कौन से महाद्वीप में है भाई? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। यस या नो? जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए अंध महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। समझ गए ना भाई? पूरी दुनिया में कितने टुकड़े? सात जमीन के टुकड़े हैं, उसे बंटवारा कर दिया सात, और सातों के अलग अलग नाम दे दिए। सबसे पहला एशिया, सबसे बड़ी भूमि का टुकड़ा कौन सा है? एशिया। बोलो हाँ। अरे सही है कि भाई? दूसरी भूमि का टुकड़ा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में कभी महाद्वीपों का क्रम पूछे तो नंबर एक एशिया, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार दक्षिण अमेरिका। ठीक है भाई? और नंबर पांच अंटार्कटिका, नंबर छह
यूरोप, ये भाई छठे नंबर पे आता है भाई, याद रखना क्षेत्रफल में। और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, कई बार पूछ लिया है छोटे एग्जाम में। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, कंगारू, सब फेमस जानते हो साहब। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा भाई? सहारा। एक और मरुस्थल कालाहारी, ये भी यही है साहब। दोनों ही किसमें पड़ते हैं भाई? अफ्रीका में। तो अगर पूछ ले कालाहारी मरुस्थल, ये भी कहां है भाई? अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल ये भी कहां है? अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें मरुस्थल है सहारा और कालाहारी। कालाहारी वो मरुस्थल है जहां आज भी सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं साहब, आदिवासी जो है, ठीक है कि नहीं भाई? कालाहारी में। एक देर का थार, सब जानते हो, भारत और पाकिस्तान में थार। अरे गोपी का मरुस्थल, हाँ, ये जो अपना एशिया है, इस एशिया में ये तो अपन बैठे हैं भारत, भारत के ऊपर चीन, इस चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया। भारत के ऊपर चीन, चीन के ऊपर मंगोलिया। इस मंगोलिया में एक मरुस्थल है, इसको कहते हैं गोपी का मरुस्थल। इसका मरुस्थल है। अच्छा, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। कौन सी भाई? उलान बटोर। कहां की राजधानी भाई? उसी मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोपी का मरुस्थल है। अच्छा, आपको पूछ ले, समीर बताएगा चीन में कौन सा मरुस्थल है? चीन में मरुस्थल सीताराम टकलामा। मैंने बताया था चीन वाले कह रहे थे भाई, अरे टकले रहते हैं क्या? तो टकलामा मरुस्थल कहां है भाई? चीन में टकलामा मरुस्थल है। यस या नो? अच्छा, आपको पूछ ले सेंडी मरुस्थल पूछा ना भाई, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, इसमें एक मरुस्थल है सेंडी। कौन सा मरुस्थल है? सेंडी मरुस्थल। नदी बहती है मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग तो नदी है, मरे डार्लिंग, और मरुस्थल सेंडी। अरे सेंडी नाम का आदमी मरे डार्लिंग, दोनों कहा है? ऑस्ट्रेलिया में। कहा है भाई? ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ये बताएगा पीछे अनुराग, अट्टाकामा मरुस्थल कहां है? अट्टाकामा, हाँ, अट्टाकामा मरुस्थल है, हाँ बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा भाई? अट्टाकामा। अट्टाकामा मरुस्थल कहां है? पेंटागोनिया और अट्टाकामा, दो मरुस्थल कहां है भाई? दक्षिण अमेरिका में है। पेंटागोनिया और अट्टाकामा मरुस्थल दोनों कहां है? दक्षिण अमेरिका में है। काला और ये सहारा कहां है? अफ्रीका में है। कहा है भाई? गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में। टकलामा मरुस्थल सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में है। रसियानो क्लियर है क्या? यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल ही नहीं है। बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप कौन सा भाई? यूरोप, क्योंकि छोटा सा महाद्वीप है, चारों तरफ पानी फैला हुआ है साहब। यसियानो, चलो भाई ठीक है। हाँ भाई, ये बताएगा, हाथ खड़े करो। देखो, पेरिस, पेरिस, पेरिस शहर किस नदी के तट पे है? पेरिस, हाथ तो इतने लोगों ने खड़ा कर रखा है। अच्छा, तुम ये बता दो मुझे, तो पेरिस राजधानी किसकी है? फ्रांस की राजधानी, बिल्कुल सही बात। फ्रांस की राजधानी देखो ऐसे, फे और पे दोनों बिल्कुल पास में है क्या? अरे फे से पहले पे ही तो आता है, तो याद ना, फे के साथ कौन लड़ेगा? पे। तो फ्रांस, और फ्रांस के साथ पेरिस। बोलो भाई सही बात। अब आ जाती है फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब पूछ रहा कि ये पेरिस के किनारे नदी बह रही है। हाँ भाई, क्या बह रही है? नदी। अब बताओ दे, कौन बताएगा कौन सी नदी बहती है? इतने लोगों ने हाथ खड़ा कर, हाँ सुरेंद्र, सीन नदी, बिल्कुल सही बात, शाबाश। जब मैंने बताया तो मैंने कहा था बेटा पेरिस, अरे फ्रांस जाओगे क्या? तो पेरिस बहुत सुंदर शहर है साहब। पेरिस है क्या सुंदर स्त्रियों का देश? अरे सुंदर स्त्रियों का शहर पेरिस को ही कहते हैं क्या? बोलो, अरे है ना? ठीक है कि नहीं है? तो पेरिस बहुत सुंदर सीन, अरे सुंदर जगह है। तो यहाँ का सीन, सीन जानते हो ना? कई बार करते हैं ना, अरे फोटो यार क्या ही गजब सीन आ रहा है यार, फोटो तो ले ही ली जाए। अरे यस या नो? तो पेरिस पे क्या बन जाता है भाई? सीन बढ़ जाता है साहब, गजब वाला। तो पेरिस के किनारे कौन सी नदी? सीन नदी। सतलज है नहीं भाई। अच्छा, ये डेनब्यू नदी की खास बात, दुनिया की ऐसी नदी है बेटा जो 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? दुनिया की ऐसी नदी डेनब्यू नदी है जो कितने देशों से गुजरती है?
10 देशों से गुजरने वाली नदी है डेन्यू। यूरोप महाद्वीप में बहती है ये, ठीक है ना भाई। यूरोप महाद्वीप की एक नदी है, नाम है डेन्यू। कौन सी भाई? डेन्यू। बुडापेस्ट, याद है? एक बुडापेस्ट देश है, ठीक ना भाई। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, तो वो इसके किनारे है, डेन्यू किनारे वैसे तो, लेकिन 10 देशों से बहने वाली नदी कौन सी है? डेन्यू नदी। अच्छा टाइबर, हाँ टाइबर किसकी? रोम। अच्छा रोम किसकी राजधानी बता रहे? इटली की, बिल्कुल सही बात, इटली। इटली की तो सोनिया गांधी है। अरे सोनिया गांधी के, और सोनिया गांधी को देख के क्या खड़े हो जाते थे भाई आदमियों के, पहले रोम रोम खड़ा हो जाता था। अरे सोनिया गांधी जब भाई साहब पार्टी में थी तो कार्यकर्ता सोनिया गांधी को देखते इतने डरते थे, क्या खड़े हो जाते थे? रोम रोम। तो इटली की राजधानी, और ये रोम किस नदी पे भाई? टाइबर। अरे किस पे भाई? टाइबर। यस या नो? तो रोम नदी सॉरी रोम जो इटली की राजधानी वो किस नदी पे है? टाइबर पे है। यस या नो? याद रहेगी क्या? अरे बोलो, पक्की बात है? पक्की बात है क्या? चलो देखें आगे देखें। अच्छा टेम्स नदी के किनारे बताएगा ये, टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? टेम्स। हाँ सीताराम, लंदन। ध्यान रखना, लंदन किस नदी के किनारे? लंदन किसकी राजधानी रहे? ब्रिटेन की राजधानी क्या है भाई? अरे लंदन ही है। अरे ब्रिटेन की राजधानी, ब्रिटेन मानी इंग्लैंड कह सकते हैं क्या? बोलो। तो इसकी राजधानी लंदन। और अंग्रेज कैसे थे भाई? लाल थे क्या? तो लाल से कौन सी नदी? टेम्स, टमाटर जैसे लाल, टमाटर जैसे लाल। तो टेम्स नदी के किनारे कौन सा है भाई? लंदन। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के। तो ये कई नदियां हैं, टेम्स हुआ, ठीक है ना, टाइबर हुई, ओके, सीन हुई, डेन्यू हुई, ये इंपोर्टेंट नदियां हैं भाई दुनिया की। गोभी का मरुस्थल अभी जिक्र हो गया था क्या? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी बता दी थी, उलान बटोर है ना, मंगोलिया। वह अक्षांश रेखा जिसमें सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है। हाथ खड़े कर देगा भाई कितने लोग सहमत है इस बात से? अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात, ये पृथ्वी। अब भाई पृथ्वी पे ये जो लाइन, 3 लाइनें इंपोर्टेंट है, बोलो हाँ। इसको तो अपन ने कहा 0 डिग्री, इसको ऊपर वाले को 23.5 डिग्री, और नीचे वाले को भी 23.5 डिग्री। इसका नाम तो दे दिया भूमध्य, भूमि के मध्य है क्या भाई? इसका नाम दे दिया करक, बोलो हाँ। और नीचे वाले का मकर रेखा, बोलो हाँ। यस या नो? नए बच्चों को तो भाई ये भी याद नहीं होता, देखो पढ़ा हुआ बच्चा तो कई बातें, लेकिन नए बच्चों तो कराकर मकर में भी कंफ्यूज, कौन सी कराकर कौन? कै पहले आता है ऊपर तो कराकर, बाद में मकर, बीच वाली भूमध्य। फिर एक 66.5 पे 2 लाइनें और निकालेगा भाई, अरहाया ना, वो अलग है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बढ़ता है। ये लाइन तो भारत में से गुजरती है, कल ही पढ़ रहे थे, 8 राज्यों से कराकर का गुजरती है भाई, जिसमें रांची, झारखंड की राजधानी रांची है साहब, बोलो हाँ। हमारे पूछ रहा है, देखो अब क्या है, ये पृथ्वी है, सूर्य के स्क्वायर लगाती है चारों ओर चक्कर, यस या नो? और 23.5 डिग्री क्या हुई है पृथ्वी? अरे झुकी हुई है क्या? यस या नो? तो अलग अलग एंगल बनते हैं, तो ये सूर्य घूमती है, तो देखो यहां से अपन कह सकते हैं ये 0 डिग्री। हाँ भाई अपन तो, आप तो ऐसे लगा लो, कैसे याद रखोगे? भारत में गर्मी कब शुरू हो जाती है? अरे मार्च में गर्मी हो जाती है क्या? भारत बताओ, भारत की अगर लोकेशन देखे तो भारत लगभग इस गोलार्ध में है क्या? बोलो तो सही। अरे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हाँ भाई गर्मी भारत में कब शुरू हुई रे? मार्च में। अच्छा हाईएस्ट गर्मी कब हो जाती है भारत में? बताओ भाई जून में। अरे कब हो जाती है? यस या नो? अच्छा ये हो गई भाई हाईएस्ट गर्मी जून में। अच्छा वापस फिर गर्मी कम कम कब होती है भाई? कम भाई गर्मियां बिल्कुल अब 0 पे आ गई, कौन से महीने में भाई? अरे सितंबर में कम हो जाती है क्या? और सितंबर के बाद में सर्दियां शुरू हो जाती है क्या? और अधिकतम सर्दी कब होती है रे? बोलो। अरे दिसंबर में होती है क्या? तो देखो भारत के हिसाब चलो, गर्मी शुरुआत कहां? टॉप टॉप सर्दी कब होगी बताओ? गर्मी कब होगी? जून में। फिर कम सर्दी, फिर हाईएस्ट सर्दी,
यस या नो? तो ये डेटें आपको याद रखनी। अब देखो ये भूमध्य रेखा है, रहा ना, अगर सूर्य इस पे सीधा पड़ेगा, यस या नो? तो देखो हम नजदीक आ गए ना, तो हमारी गर्मी शुरू हो जाएगी क्या? अच्छा सूर्य के ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हमारी गर्मी क्या होगी? अरे बढ़ेगी क्या? तो ये डेट है, इसको कहते हैं 21 मार्च। क्या कहते हैं बच्चे? तो 21 मार्च को भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री पे सूर्य क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। और हमारे इसलिए भारत में गर्मियां क्या हो जाती है? शुरू। और अब सूर्य किधर बढ़ रहा है भाई? उत्तरी गोलार्ध की तरफ। और हमारे यहाँ 21 जून को क्या होता है बताओ भाई? हाईएस्ट क्या होता है? सूर्य बिल्कुल सीधा होता है। अरे 21 जून को कहां सीधा पड़ता है? कर्क रेखा पर। अरे कहां पड़ता है? और कर्क रेखा पड़ेगा तो इसका मतलब भारत में पड़ रहा है क्या एक प्रकार से? बोलो। इसलिए हमारे यहाँ क्या होती है भाई? हाईएस्ट। अब देखो एक आप तो सूर्य जहां सीधा पड़ेगा वहां दिन बड़ा या कम? बड़ा भाई। सूर्य अगर सीधा पड़ेगा तो फोकस लगातार बने रहेगा, तो दिन क्या होगा? बड़ा। तो देखो 21 मार्च के बाद में हमारे दिन क्या होने शुरू हो जाते हैं? बड़े होने शुरू हो जाते हैं। यस या नो? तो 21 मार्च को किस रेखा पे था? और 21 जून को किस पे? कर्क रेखा पे। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है बताओ? 21 जून का। याद रहेगी मार्च, भाई मार्च में गर्मी शुरू होती है, याद रखना। तो यहीं से शुरू होगा 0 डिग्री से। और जून में हाईएस्ट गर्मी हो जाती है। गर्मी कब होगी? सूर्य लगातार सीधा पड़ेगा साहब। अच्छा वापस अब देखो दिन धीरे धीरे जून के बाद में क्या होने लग जाएंगे? कम। कहां पर आ जाएगा भाई? हाँ भाई कितनी सितंबर? 23 सितंबर को वापस सूर्य कहां जाएगा? वो मध्य रेखा पे जाएगा। यस या नो? और अब धीरे धीरे कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में जाने लग जाएगा भाई। बोलो। तो ये डेट है 22 दिसंबर। यस या नो? अब देखो 22 दिसंबर को सूर्य कौन से गोलार्ध में? साउथ में। और किस पे सीधा पड़ता है? मकर रेखा पे। तो देखो यहां सीधा पड़ेगा तो यहां तो दिन क्या होगा? अच्छा यहां दिन बड़ा होगा तो उधर देखो सूर्य तिरछा पड़ेगा तो वहां दिन क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि जून में दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे या बड़े? छोटे। देखो जून में सूर्य कहां होगा? उत्तरी गोलार्ध में, यानी यहां दिन क्या होंगे? इसका मतलब यहां दिन। अच्छा दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे या बड़े? छोटे, क्योंकि दिसंबर में सूर्य कहां होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब सूर्य सीधा होगा तो दिन बड़े कहां होंगे? इधर बड़े होंगे। तो उधर क्या होंगे? छोटे होंगे। तो 4 डेट आपको याद रखनी, इनसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है। हाँ भाई मार्च भूमध्य रेखा पे। अब देखो भूमध्य रेखा पे सीधा कहां कहां पड़ा? 21 मार्च और 23 सितंबर। बोलो हाँ। अच्छा यहां सीधा पड़ेगा तो इधर दिन और रात क्या होंगे भाई लगभग? अरे बराबर अवधि के होंगे क्या? बोलो। याद रहेगा क्या? कहां गर्मियां शुरू होती है अपने? मार्च से शुरू। मार्च से टॉप पर कहां पहुंचेगी? अरे टॉप पर कहां पहुंचेगी? जून में। अबे दोस्तों ठीक है ना? अरे याद हो गई क्या? दिमाग में सेट हो गई क्या? मार्च कितनी? किस रेखा पे? सीधा। फिर 21 जून को कर्क रेखा भी यानी उत्तरी गोलार्ध में। अब 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे। और 22 दिसंबर को। तो याद रहेगा 21 और 21। अरे 21 और कितनी बार 21? तो 2 जोड़ दो कितने? 23। और वापस कितना कटा दो? एक कम कर दो भाई। 21 21 23 22। ये याद रखना। कहां शुरुआत करनी है? मार्च जून सितंबर दिसंबर। हाँ भाई 2 डेट जहां भूमध्य पर सीधा पड़ेगा वहां समय अवधि बराबर। अगर 21 जून का मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तो दक्षिण में छोटा। अगर आपको पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी या सॉरी सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात। अब देखो यहां क्या होगा बताओ? अरे दिन बड़ा होगा यहां। बोलो तो सही। अरे यहां दिन क्या होगा? तो रात क्या होगी? छोटी। यहां दिन कब होगा? अरे बड़ा कब होगा? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा तो रात अपने आप ही छोटी होगी। अरे 24 घंटे ही है। 24 घंटों में अगर दिन ज्यादा हुआ तो रात, और रात छोटी मतलब दिन। अच्छा मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। अच्छा कब होगी बड़ी रात? जब छोटा दिन होगा। छोटा दिन कब होगा भाई? 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कहां?
अरे दक्षिणी गोलार्ध में होगा क्या? तो सब अगर यहां दिन बड़ा है तो इसका मतलब, अरे मैं कह रहा हूं यहां जब दिन बड़ा होगा तो वहां क्या होगा बताओ मुझे, तो दिन छोटा होगा। इधर बड़ा है तो उसका मतलब वहां, अच्छा वहां दिन छोटा है इसका मतलब रात बड़ी है। सीधी सी कॉन्सेप्ट है ये तो ये याद रखना, जहां सूर्य सीधा होगा वहां दिन, अच्छा दिन बड़ा तो रात अपने आप ही छोटी होगी। तो ये चार डेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन अब हो गया होगा। हाँ भाई, कौन सी होती है दिन और रात समान का होता है भाई? किस समय भाई? भूमध्य रेखा। बता सकते हो क्या? अच्छा कर्क रेखा भी होता है तो इसका मतलब कौन से गोलार्ध में? मकर रेखा में, तो इसका मतलब दक्षिण गोलार्ध। आ जाओ अगला। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, याद हो गया क्या? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटी रात 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात 21 जून को। दिन बड़ा तो रात अपने आप ही छोटी। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कल बता दिया था। हाँ भाई शुक्र। शुक्र के नाम पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, कौन सा? शुक्र। हाँ भाई, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या जिक्र हो गया क्या? क्षेत्रफल मुझे तो बता सकते हो? रहा ना, बता सकते हो क्षेत्रफल में? जनसंख्या में पूछ ले तो एशिया 2 नंबर। हाँ भाई, एशिया क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या 1 नंबर। अफ्रीका भी भाई चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या 1 नंबर, और 2 नंबर तो अपनी जगह ही है सब। बोलो हाँ। अब भाई तीसरा कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, और अब देखो क्षेत्रफल की बात हो रही है साहब, तो मुझे बताओ 1 नंबर पे एशिया, 2 नंबर पर यूरोप, सॉरी अफ्रीका, 3 नंबर पे। अब देखो यूरोप क्षेत्रफल में छठे पे चला जाता है, लेकिन जनसंख्या में तो देखो 1 नंबर एशिया, 2 पर अफ्रीका, 3 पर यूरोप, 4 पर, 5 पर, हाँ भाई 6 पर पोस्ट, और 7 पर अंटार्कटिका। इसमें तो कोई जनसंख्या है ही नहीं, इसे तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप? श्वेत महाद्वीप। कौन से को? अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप हैं? तो क्षेत्रफल में अलग है, जनसंख्या में हालांकि दो, एशिया और अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में बड़ा स्थानीय स्थायी रखते हैं। बदल कौन लेता है भाई? यूरोप बदल गया साहब। जनसंख्या में था 3 पर, क्षेत्रफल में था 6 पर। तो ये नंबर याद रखना। यस, हमें पूछा था टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। सुनानी किस भाषा का शब्द भाई? सुनानी जापानी। सुनानी कहां का भाई? जापान का है भाई। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहां पाया जाता है भाई? एशिया। अरे सर्वाधिक भार कहां है दुनिया में? आप जनसंख्या वाले देश देखो। हाँ भाई आ जाओ, ये आ जाओ फिर। ये तो कौन सा भाई? एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हो गए भैया। हाँ भाई देखो, यहां एक देश है रूस, नंबर 1 जनसंख्या में। हाँ भाई आ जाओ। हाँ क्या हुआ? हाँ सॉरी, क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल। जनसंख्या में तो भारत होते हो, ये हो सकता है क्या? हाँ भाई नंबर 1 पे कौन भाई? रूस। नंबर 2 पे कनाडा। कौन भाई? नंबर 3 पे चाइना। कौन भाई? नंबर 4 पे यूएसए। कौन से महाद्वीप का? उत्तर अमेरिका। नंबर 5 पे ब्राजील। कहां का? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। नंबर 6 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पे, ये क्षेत्रफल में हो गए साहब 7 देश। बोलो कौन से? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यस या नो? अरे क्लियर है क्या? नोट कर ले दोस्तों। जनसंख्या हो गया भाई, जनसंख्या में बोलो, सॉरी क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील। अब आ जाते हैं जनसंख्या में। आ जाओ साहब। नंबर 1, नंबर 2, 1 नंबर पे भारत, 2 नंबर पे चाइना, 3 नंबर यूएस, 3 नंबर पे यूएस, 4 नंबर
हाँ इंडोनेशिया कहाँ भाई, इंडोनेशिया भी, अरे इसी में तो है एशिया महाद्वीप पे तो इंडोनेशिया नंबर 4 पे, इंडोनेशिया देश आ गया भाई। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया की राजधानी याद है ना भाई, जकार्ता, आजकल न्यू संतारा हो गई जो। हाँ तो भाई इंडोनेशिया 4, नंबर 5 ब्राजील। देखो ब्राजील ने अपना नाम नंबर चेंज नहीं किया भाई, जनसंख्या में भी 5वें पे था, क्षेत्र में भी 5वें पे, 5वें पे क्षेत्र में, जनसंख्या 5 ब्राजील। हाँ भाई नंबर 6, छठा बताओ भाई ना रे। हाँ भाई दोस्तों देखो, सबसे पहले भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। हाँ भाई नहीं, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, फिर उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कुल मिला के एशिया बड़े हैं क्या भाई। तो ये 5 तो आप लिख लेना भाई, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। तो सारी देखो जनसंख्या कहां पड़ी हुई है भाई, एशिया में। शुरू के 7-8 देशों में 5 देश तो यही है, भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारी जनता यही है साहब। अरे हाँ ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले देखो मौज कर रहे हैं, एक महाद्वीप और उस पर एक ही देश, जगह जगह आराम से मौज करते हैं साहब। किस देश को सफेद हाथियों का देश याद है भाई, थाईलैंड। थाईलैंड की मसाज फेमस है साहब, थाईलैंड, बैंकॉक। हाँ भाई थाईलैंड की राजधानी जाते हैं ना भाई, थाईलैंड सफेद हाथियों का देश, यस थाईलैंड। भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलोर। अबे बेंगलोर जो हमारा किस देश, किस राज्य की, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है ना भाई, गुजरात के एमएच, ये गोवा, ये कर्नाटक। इस कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई, बेंगलुरु साहब। बेंगलुरु हमारे हाईटेक सिटी है, इसको साइंस सिटी भी कहा जाता है, साइंस। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यस या नो, किसको, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, करने के बाद बेंगलुरु। अच्छा सिलिकॉन, ये शांत वैली पूछ ले तो, हाँ ये नीचे केरल, केरल में एक घाटी है जिसको शांत, साइलेंट वैली, शांत घाटी कहते हैं सर। तो शांत वैली या साइलेंट वैली, अब भाई वो है केरल में सर। अमरकंटक जानते हो सब, ये हमारा एमपी, इसे 2 पर्वतमालाएं हैं, पहली विंध्याचल और दूसरी सतपुड़ा। इस विंध्याचल में एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है भाई, अमरकंटक। इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा। कौन सी नदी है भाई, नर्मदा नदी। यस या नो, नर्मदा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। यहाँ के गुजरात खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा। लगभग भारत को 2 भागों में क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। हाँ भाई, तो पूछ रहा अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। याद रखना, इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है ऊपर, सोन। तो देखो ये बहुत 2 नदियां ऐसी है, एक ही जगह से निकल के, एक तो आती है दक्षिण में, एक जाती है उत्तर में, और सीधी गंगा में जाके मिलती है साहब, बिहार में गंगा में मिल जाती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, 2 ऐसी नदियां जो विपरीत हैं, तो एक है सोन और एक है नर्मदा। यस या नो। इस नर्मदा की ढाड़ी एक नदी और चलती है, ताप्ती नदी, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है ताप्ती नदी। ये दोनों लगभग एक जैसी है। हाँ भाई, ये भी अपभ्रंश घाटी बनाती है, ये भी जब समुद्र में गिरती है तो पहले मिट्टी खोदती है, जिसको एस्चुरिन बोलते हैं। तो ये दोनों नदियां मिट्टियां खोदती है, बाकी सारी नदियां मिट्टियां लेकर आती है सर। यस या नो, बोलो तो सही, डन है। अच्छा मैंने आपको बताया था पूर्व में जाने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरिन बनाती है, बोलो। अपभ्रंश घाटियां बनाती है कौन, दामोदर। कौन सी नदी, दामोदर नदी क्या बनाती है भाई, घाटियां, जो पूर्व की ओर बहती है। अरे ताप्ती और नर्मदा तो किधर जाती है, और पूर्व की ओर कौन जाती है, दामोदर जाती है, अपभ्रंश घाटियां।
जिसकी घाटियों में क्या पाया जाता है? कोयला। दामोदर, ताप्ती बताई दिया। महानदी याद है भाई, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है भाई, दूल्हेराज की पहाड़ियों से, और फिर मेन कहां बहती है? उड़ीसा में। और इसी में अपना सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, किस नदी पे भाई? महानदी। उद्गम कहां हुआ? छत्तीसगढ़ में। अरे कहां हुआ? दूल्हेराज की पहाड़ियां। और इस पे कौन सी नदी है, फिर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कौन सा भाई? नारे, हाँ भाई, कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। अरे कौन सा बंदरगाह? भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना था रे? कोलकाता ही तो बना था। अंग्रेजों ने पहला बंदरगाह कौन सा बनाया था? कोलकाता ही तो बना। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा है? कोलकाता बंदरगाह कहा गया है भाई। 1870 में कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह सर। अच्छा, कोची यही है क्या भाई? अरब सागर की रानी, याद रखना इसको क्या कहा जाता है भाई? अरब सागर की रानी। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। मुंबई बंदरगाह यहाँ है ही भाई, मुंबई सबसे व्यस्तम। और इसकी हेल्प के लिए कौन सा? नावाशॉ बंदरगाह। कांडला गुजरात में। कांडला बंदरगाह कौन सा भाई? गुजरात में कांडला बंदरगाह। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तांबा। खेतड़ी राजस्थान में है, और किसके लिए जानी जाती है भाई? तांबे के लिए जाती है। यस या नो? अच्छा, खेतड़ी के किस राजा ने विवेकानंद जी को, अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को क्या कहा था? विवेकानंद की उपाधि दी थी भाई, नरेंद्र नाथ को। लोकटक, हाँ भाई, यस, लोकटक आते दिमाग में मणिपुर आ गया क्या? मणिपुर, मणिपुर। अरे कौन सा भाई? लोकटक झील। कौन सी झील भाई? लोकटक। लोकटक झील जिसमें केबल लाम जाओ तैरता हुआ पार्क है, तो लोकटक अपने आप ही मणिपुर आ गया सर। यस या नो? और आपको पता है मणिपुर, और मणिपुर में तो अभी भयंकर क्या चल रहा है भाई? अरे चल रहा है ना भाई, कुकी और मैतई। कौन सी जनजातियां? कुकी और मैतई। घना पक्षी अभ्यारण्य सब जानते हो भाई? अरे घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान। घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। हमें फूलों की घाटी, ये भी सबको पता है, उत्तराखंड। कौन सा भाई? उत्तराखंड। यस या नो? ये तो लद्दाख, ये जम्मू, ये हिमाचल, और ये यूके। उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। यहीं से तो गंगा और यमुना निकलती है। पंचप्रयाग यही है यूके में भाई, उत्तराखंड में। तो यहाँ राजा जी, फूलों की घाटी, सब कहा है भाई? उत्तराखंड में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला। अब ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, इसमें एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है साहब लंबाई में। हालांकि एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची तो है कौन सी भाई? हिमालय। अरे कौन सी भाई? ऊंचाई में तो हिमालय है भाई, लेकिन लंबाई में कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। इस एंडीज की चोटी बताऊं ऊंची? एकांगुआ। कौन सी भाई? इस एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और सबसे ऊंची पर्वतमाला? हिमालय। और हिमालय की कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वतमाला की माउंट एवरेस्ट। तो सबसे लंबी है एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। हीराकुंड परियोजना सबको पता है, अभी बात कर रहे थे हम हीराकुंड। हाँ भाई, अरे ये उड़ीसा में बह रही है क्या भाई? छत्तीसगढ़ से निकल के महानदी, इसी पे तो है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ की भाई? उड़ीसा की। कौन से राज्य की भाई? उड़ीसा के राज्य की रहे हीराकुंड, क्योंकि उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, तो परियोजना भी उड़ीसा की होगी। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है भाई? हाँ भाई, टाइटन। कौन सा? शनि का टाइटन। और गैनेमाइड बृहस्पति का। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? हाँ भाई, सूर्य के नजदीक बताया था मैंने कल, बुध। तो सबसे कम में भी ये लगाएगा भाई। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बोलो, हाँ बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और कल बात तो ये थी अपने बुध। निम्न में से कौन एक खरीफ की फसल है? खरीफ मतलब खरीफ, जौ और गेहूं तो शनि रवि में आते हैं भाई। चावल किसमें? हाँ, चना भी साथ उगता है, तो बच गया कौन?
मैंने कहा सनी, रवि, रवि मतलब ऐसा चमकदार, गेहूं, खरीफ यानी गरीब, जैसे बाजरा, बाजरा, और ये याद रखो तो अपने आप याद रह जाएंगे। निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। चंद्रमा किसके लगाते हैं? पृथ्वी के लगाता है। अरे यस या नो? तो वो पृथ्वी हो गया। काली मिट्टी किस फसल की खेती ले जाते? हाँ, सबको पता है, अपने कई बार बात कर ली। ये गुजरात महाराष्ट्र वाला जो है, यहाँ ज्वालामुखी से मिट्टी निकली, इसी मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसके लिए? कपास की मिट्टी। क्या कहते हैं भाई? हाँ भाई, सर्वाधिक चिकनी मिट्टी भी है, सोते जुतने वाली, दरार वाली। हाँ भाई, इसको रेगूर मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। सौते ही फट जाती है, जुत जाती है सब। यस या नो? इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। किससे बनी है ये? ज्वालामुखी से निर्मित है। पीछे वाले क्लास में बताया था मैंने। यस या नो? क्लियर है क्या? तो बातें वही है, हो गए पूरे? क्लियर है? अरे पढ़ रखा है तो अपने आप ये चीजें क्या है भाई? इजी है साहब, बिल्कुल इजी है। अब देखो, ऐसा होगा जितने क्वेश्चन के हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हो जिनका पढ़ा हुआ है और उस पर जोर डालने की जरूरत पड़े। एग्जाम में भाई वो एक दो ही है, 100-200 क्वेश्चन तो आएगा नहीं। मान लो अगर किसी बच्चे को पढ़ने भी 30 क्वेश्चन के, 30 में से 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 25 आ रहे थे, तो आप ये ना सोचे कि मुझे 25 आते तो मैं तो सुपर हूं साहब। हमेशा हम उल्टा सोचते हैं। हमेशा ऐसा लगता है हमें कि यार, जैसे कई बार आपको होता है ना कि आप जैसे अपना पेपर कर रहे हो और बगल वाला है, उससे 2-4 क्वेश्चन की मदद लिया आपने, आप कभी भी ये नहीं मानोगे कि मैंने उससे मदद ली। आपका दिमाग ऐसा कहेगा, अरे यार ऐसे ही तो पूछा ही तो था एक दो। चाहे अगर इन्हें अपने को तीसरे में बीर, चौथे में सीर, 5वें में डी बताया हो, लेकिन मैं तो पूछा तो 1 मिनट में ही था, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन बता दिए थे उसने। हमें कभी भी ये, हमें एक्चुअल में हमारी कमजोरी पता चलती ही नहीं। होता है ना, जैसे कई बार आपको मैं बता दूं, बहुत जगह ऐसे होता है कि पिताजी या भाई जो है बड़े छोटे भाई को सपोर्ट करते हैं, अरे है कि नहीं भाई? और एक दिन फिर ऐसा आता है कोई घटना की वजह से, कैसे मान लो उनका सहारा हटते ही वो बौखला जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थिति से वो कभी लड़ा ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं घर वाले, समय रहते क्या कर लो भाई, विपरीत परिस्थिति लड़ लोगे, आपको कभी दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जीवन चक्कर है साहब, कब गेम बदल जाए किसी को पता नहीं साहब। अरे इसीलिए माँ बाप चाहते, अरे हर दुनिया का कोई भी पिता है वो कठोर क्यों होता है, और माँ जो है प्यार प्रेम ज्यादा, क्योंकि माँ इस बात का कभी अंदेशा नहीं लगा पाती। लेकिन पिता हमेशा यह सोचता है कि जिस दिन बुरा वक्त आए, अगर ये आज मजबूत हो गया, ठीक है कि नहीं है, तो जिस दिन बुरा वक्त आएगा ये झेल लेगा साहब। लेकिन आज मजबूत नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये कंपटीशन भी आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो आप हमेशा थोड़ा उल्टा चला के करो, एक क्वेश्चन भी। और कई बच्चे से कहते हैं साहब पेपर में तो कुछ भी, बिल्कुल सही बात, मैं एग्री हूं कि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, यही तो पेपर है। कभी ज्योग्राफी पूछ ले, हिस्ट्री पूछे ही नहीं, कभी हिस्ट्री पूछ ले, ज्योग्राफी बिल्कुल पूछ ले साहब। अरे कौन सा टॉपिक फिक्स है क्या? कोई टॉपिक फिक्स है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और मैं गारंटी देता हूं इस बात की, जिस दिन आपकी तैयारी अच्छी होगी, कोई, मैं ये नहीं कहता कि एक एग्जाम में फाइट कर जाओगी, ये तो कहना ही गलत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? एक ही एग्जाम फाइट हो सकता है अभी वो लड़की थी, उसकी अच्छी तैयारी थी, पूजा यादव की, लेकिन वहां उस दिन कंप्यूटर उसका हैंग हो गया, चला ही नहीं, और उसके 20 मिनट निकल गए, फिर डिप्रेशन में आ गई, हो गया सब। अभी हर बच्चे के साथ तो नहीं होता, लेकिन लाखों में, हजारों में कोई एक बच्चा तो ऐसा होता है ना कि बैठ जाता है साहब। आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हो, ठीक है कि नहीं है, और आपके साथ ऐसी घटना हो गई कि आप एग्जाम तक नहीं पहुंचे। बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये तो तय नहीं है कि एक ही एग्जाम, लेकिन ये जरूर कहूंगा आपका कि अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो एक मैच ऐसा होगा जहां गेंद आपके पाले में होगी साहब, और उस दिन जब पाले में हो, उस गेंद को भाई साहब सीधा आपको स्टैंड में डालनी है, आपका काम होगा। और तब तक अपने आप को रोकना। कल परसों मैंने आपको क्लास में कहा था कि साहब एक्चुअल में तैयारी आपकी ये नहीं है जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना। एग्जाम तो आपने बहुत सारी दे ली साहब, 10, 12 सारी दी एग्जाम में। तो एग्जाम एक्चुअल में जो है, एग्जाम है इस क्लास में, ये जो समय अभी चल रहा है, आप जहां प्रिपरेशन के लिए दे रहे हो, ये एग्जाम है। थक गए, नींद सी आ रही है, फिर भी यार 2 पेज पढ़ लूं,
भूख लग रही है लेकिन फिर भी यार आधे घंटे एक बार क्वेश्चन मैथ वाले 8 क्वेश्चन तो निकाल चलूं। दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी सुबह उठ के चलो यार ग्राउंड तो चलना ही है। यस, एग्जाम आपके पेशेंस की, आपके धैर्य की, आपके आपके डायरेक्शन की, ठीक है कि नहीं है? आपकी एग्जाम अभी है दोस्त। जो बंदा इस एग्जाम में पास हो जाएगा ना, वो जो इस दिन एक दिन वाली होगी ना, उस दिन तो टेंशन ही नहीं है भाई। लेकिन यहां एग्जाम में कौन कौन पास हो रहा है साहब? जो लोग आप सोच रहे हो सर आज नहीं कल कर लूंगा, वो उस एग्जाम के लायक नहीं बने साहब। आज ग्राउंड नहीं आ रहा, आज थोड़ी नींद सी आ रही है, सर को तो इतना ही तो करना पड़ेगा, सर पेट दर्द हो गया, सर लूज मोशन हो गए, सर कौन से डॉक्टर हैं यार, सर लूज मोशन से पकड़ के इतना ही, या सर दर्द हो रहा है, अंदर तो घुसने से रहे साहब। लाइब्रेरी का भी यही सीन है। अरे हाँ, कोई बच्चा लगे, अरे टीचर भी, मैं आपको फिर कहता हूं, टीचर भी उसी बच्चे को ज्यादा पुशअप करता है जो उसके अकॉर्डिंग चलता है, बात मानता है। आप खुद सोच लो, एक बात हो, आप टीचर नहीं हो, आप अपने दोस्त दो, कौन से दोस्त से ज्यादा बात करना पसंद करोगे? जो आपकी सुनता हो और आपकी बात में रिएक्शन देता हो ना। आप कितने, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद मरने दे रहे यार, क्या फर्क पड़ता है? यस भाई, यही सत्य है, इसको मानना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। तो इसीलिए कहता हूं, ठीक है कि नहीं है, अपने आप को लगा के रखोगे तभी आपकी कोई हेल्प कर सकेगा। लेकिन यहां कंपटीशन में बड़ा उल्टा है साहब। यहां बच्चा सोचता है मैं तो कल्टी मार लूं और कोई और मुझे लाइन में लाके खड़ा करे। बच्चे की सोच देखो कितनी कमाल की है कि मैं तो क्या मारूं, कल्टी मारूं, कोई और मुझे पकड़ के कहां खड़ा करे लाइन में। कमाल का हो गया ऐसा मामला। ये जो टीचर की या माँ बाप की जिम्मेवारी थी ना लाइन में खड़ा करने की, वो बचपन में हुआ करती थी जब आप 5वीं 4थी क्लास में थे, ना समझ थे। आपको पानी दिख गया और मूड कर गया खेलने का, आप पानी की तरफ दौड़ पड़े, मम्मी या पापा या जो भी आपका गाइडर था वो आपको समझा कि नहीं बेटा गंदा हो जाएगा, इधर लाइन में खड़ा हो इधर। वो समय गुजर चुका, अब आप बाहर निकलो, अब आप मैदान में हो साहब। तो इसीलिए अपना एनालिसिस किया करो। मैं ये भी आपको कभी भी नहीं कहता इस बात का कि आप बिल्कुल ऐसे कोई बावड़े हो जाओ ना भाई। चीजें एक समय के साथ ही होंगी, समय आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन डेली सोते समय ये जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है कि यार सही है क्या। आपको फीलिंग्स आनी चाहिए, और ये बात तय मान सबको आती है भाई। अगर आपने एक दिन बड़े काम से, भाई आपको आती नहीं आती, लेकिन मैं कसम से कहता हूं, मंदिर में खड़ा हूं, मुझे तो जैसे भी एक दिन मुझे तो अपने आप वाइब्स आने लग जाती कि नहीं भाई गड़बड़ होती, और अगले दिन से और मेहनत शुरू। ये दर्द बुखार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है साहब। तो अपने आप को बना के रखो, अपने आप को चढ़ने मत दो भाई। कईयों के ऐसे है, अभी भी 5-7 बच्चे ऐसे हैं, और मैंने आज भी सोचा था कि मुझे टेस्ट लेने, अब मैथ जैसे रीजनिंग अच्छी होगी, नो डाउट अच्छी है, तो बच्चा 8-9 महीने से निकाल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है लगातार, हो गई रीजनिंग अच्छी साहब। जीके भी वो जो 20 में से 12-15-16 क्वेश्चन आने लगे, वो आने लग गए साहब। अभी कमजोर है साइंस और मैथ, तो मैं आज ही सुबह बात कर रहा था कि मैथ और साइंस के टेस्ट बनाओ साहब, और एक वीक में 2 मैथ और टॉपिक दो, ये 2 टॉपिक मैथ के, 2 टॉपिक साइंस के, और बढ़िया डंडा लेके धुलाई करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे सर। तो आप खुद एनालिसिस कीजिए साहब, कहाँ स्कोर है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। आरपीएफ की वैकेंसी आ गई, कल बच्चा मुझे एक कहता है गुरुजी आरपीएफ में तो कट ऑफ भी गणी जाती है। अरे तो कट ऑफ गणी जाती है, तू ही गणी बना यार, तेने कोई बांध रखा है? अरे तुझे कोई पकड़ रखा है किसी ने? मैं नहीं, तू तो नहीं, तेरी तो ज्यादा नहीं बढ़ सकती भाई, तू ही मेहनत करो उतनी यार। पोस्ट निकली है 4660, क्या 4660 पोस्ट निकली है, तू तो एक के लिए तैयारी कर यार। 4659 को तो तू छोड़ दे, और लोगों के लिए ले जाओ भाई, सारी ले जाओ, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए साहब। और उसके लिए भाई साहब प्लान, उसके लिए बैठिए आप, एक पेस लीजिए। मेरा मैथ्स अच्छा हो गया, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, मुझे सिर्फ इसमें सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर लगाने अच्छे। मेरा जीके जीएस जो जो जीके वन लाइनर वो मेरा बढ़िया है, मुझे रिवाइज मारना है, मेरे नोट्स को रिवाइज मारना है। मेरा वीक मैथ साइंस में कमजोर है साहब, डेली के साइंस के ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा 30। आप सारे दिन मोबाइल में गोछे देते हो, उसमें सर्च करो कि साइंस में अच्छे अच्छे टॉपिक, पहले तो टॉपिक सिलेक्ट करो, फिर उनको देखो ये कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, एक टीचर को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें रिजल्ट चाहिए साहब।
मैथ्स में देखो कौन मेरा प्रतिशत अच्छा है, लाभानी अच्छा है मेरा, ये कर लेता हूं मैं, ये वो मेरा टॉपिक हो गया। यहां मेरे दिक्कत है साहब, डेली के 20 क्वेश्चन इनके करूंगा आपसे, कैसे नहीं होगा 2 महीने में तैयार? ऐसा कोई काम है क्या जो नहीं होता? सब हो जाते हैं। लेकिन प्लान आपका होगा। सफलता किसकी है? किसकी है भाई? आपकी है। सक्सेस किसको होना है? कसम मानो मैं आपको बताऊं, हमें तो जिस दिन नौकरी लग जाओगे ना, एक फोन करके भी नहीं बताओगे आप। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, ये भी नहीं बताते गुरुजी मेरी फाइनल हो गई। हमें ही पता करना और रहता है, अरे भाई क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मेहनत तो आप पे छिपी हुई है। फिजिकल फिजिकल हो गया तेरा, हो गया क्या? वो फोन बंद कर लेता है। फिर एक दिन बाद में, हाँ सर फिजिकल तो हो गया। अरे बावड़े बता तो देता है यार, तुझे क्या मालूम तेरी सफलता में हमारी सफलता है। माँ बाप और टीचर वो लोग हैं बेचारे, बड़े इनके साथ मतलब इनके बड़े गड़बड़ी है साहब। माँ बाप भी कितनी ही मेहनत कर लो अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चा सफल तो ही माँ बाप को कोई कहेगा अरे यार बड़े परवरिश करी साहब। बच्चों जे छोटी सी भी गलती कर दी, सीधो बच्चा ने कहीं उनके, अरे साहब परवरिश में कहीं थी भाई, गड़बड़ी थी साहब। टीचर भी चाहे कितना ही पसीना बहा लो, छोरा सिलेक्ट, अरे क्या गजब पढ़ाते हैं यार मास्टर, बड़े आप गजब है यार। जब छोरा फेल, मास्टर फेल सर। छोरा क्यों फेल हुआ, उसकी क्या मनोदशा रही, उसने बीच में छोड़ दिया था, उसने टीचर को फॉलो नहीं किया, उसने टीचर की बात नहीं मानी, ठीक है कि नहीं है, उसका दिमाग कहीं और जगह लग गया था, कोई मतलब नहीं किसी को। छोरा फेल मास्टर फेल सर, यही सच्चाई है। और यही चाहत है कि भाई साहब इतना रहता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद में भी एक बार लग जाओ साहब, उसके बाद में कोई मतलब नहीं। कैसे हो रहा भाई? मेहनत की थी। और यही सच्चाई है। अरे फिर भी कोई बात नहीं, तुम सिलेक्ट हो जाओ, यही बड़ी बात है। टीचर तो इसी से खुश रह जाता है, जो भी जीवन में टीचर क्या, जो भी जीवन में आपका भला सोचता है, आप सफल हो। कुछ एक ही लोग होते हैं, जब आप 1000 लोगों को जानते हो, उन 1000 में से 1% लोग ही ऐसे होंगे, जब आप कोई अच्छा काम करोगे, आपको कोई मेडल मिलेगा, आप कोई मकान बनाओगे, गाड़ी लाओगे, 1% लोग भी आपके जीवन में ऐसे नहीं होंगे जो इस बात से क्या हो, खुश हो। और ये बिल्कुल 100/100 सत्य है ऐसा। आपके मुंह पे जरूर कहेंगे अरे शाबाश, खुश, दिल खुश कर दिया, लेकिन दिल के अंदर इस दर कुछ गड़बड़ और चल रही है साहब। यही सच्चाई। इसलिए अपने आप एनालिसिस कीजिए साहब। नए बच्चे हैं वो अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। सीनियर बच्चे हैं वो आपको लगे कोई बच्चा आपसे जूनियर, उसको बिठा के पास बात के कि यार इसमें ऐसे इंप्रूवमेंट हो। ग्रुप में इकट्ठे रहने में एक सबसे बड़ी ताकत और होती है, और वो ताकत होती है कि चीजें एनालिसिस हो जाती है। आप सबको लगभग लगभग पता है, तो मुझे गारंटी है आप एक एनालिसिस करोगे ना कि मैथ किसकी अच्छी है, आप सबको पता है कि इधर मैथ किस किस बच्चे की मैथ अच्छी है। नहीं पता क्या भाई? अरे पता है क्या? रीजनिंग सब चाहे धुरंधर बने कोई, लेकिन आप सबको पता है साहब। तो आप एनालिसिस कीजिए, आप खुद टीचर है साहब। यस। बाकी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी है, मैथ्स और साइंस जीके वाले में इस वीक में कम से कम 4 टेस्ट शुरू होंगे भैया। और स्पेशली उन बच्चों को मैं इशारा करना चाहता हूं जो थोड़े बाहुबली हो गए ना भाई, उनको। मुझे रिजल्ट चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, मैं मुझे सीधे शब्दों में बात कहूं तुम्हें। यस। तो बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।